अस्सलाम वालेकुम पाकुलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आज मैं आप लोगों के लिए एक फ़र्स्ट लुक रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ। बड़ी स्पेशल प्रोडक्ट की है और बड़ी हमें लिमिटेड जो है टाइम में वो वीडियो बनानी है। हम कोशिश करेंगे कि खामोशी के साथ स्टेल्थ मोड में जाएं और आपको दिखाएं कि वो प्रोडक्ट क्या है। अभी तक शायद आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। अगर नहीं गैस किया तो हियर इज़ Honda's reply to the Korean Sportage or Tucson, and this is the Japanese version which is called HRV। पाकिस्तान में होंडा ने इससे पहले HRV लेके आए थे, बट वो CBU था जिसको कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट कहते हैं, और ये पाकिस्तान में बनने वाली होंडा की पहली क्रॉसओवर कार है। और यस, पाकिस्तानी मार्केट में हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि इट्स रेनिंग SUVs, हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई क्रॉसओवर कैटेगरी में है, कोई मिड रेंज SUV में है। और होंडा के तरफ से ये रिप्लाई जो है काफ़ी देर से वेटेड था, बट जिस तरह के जैपनीज़ लोगों की एक बेसिकली हमेशा से हमें पता है कि जैपनीज़ कन्वेंशनली थोड़ा लेट आते हैं बट क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो ये होंडा का एक रिप्लाई है। ये थर्ड जनरेशन HRV है जिसको दुनिया में 2021 के करीब लॉन्च किया गया था और इसने बहुत से अवार्ड जीते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में हम इसको ज़्यादातर वेजल के नाम से जानते हैं या ई प्ले के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे इससे पहले ये गाड़ी जापान से इंपोर्ट की गई है, बट वो हाइब्रिड वेरिएंट था। पाकिस्तान में आने वाला वेरिएंट जो है वो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 1500 सीसी, और ये तकरीबन 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और जबकि इसका टॉर्क जो है वो 145 के करीब है। मैं आपको इंजन खोल के दिखा भी देता हूँ। काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि शायद ये वही इंजन है जो BRV में या एस्पायर में आता है, तो ये वो इंजन नहीं है। वो सिंगल हेड ओवर से वो शॉक इंजन है, ये डॉक इंजन है। और इसके जो फ्यूल फिगर्स हैं, कंपनी का क्लेम करना ये कि कंपैरेटिव प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अभी हम इसका कोई डिटेल रिव्यू नहीं लेके आए, ना हमने इसको एक्सपीरियंस करके देखा है, तो उसके बारे में हम आपको कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते। वॉक अराउंड की अगर हम बात करें तो गाड़ी की जो, अगर हम एक्सटीरियर लुक की बात करें तो फ्रंट लुक बहुत ही खूबसूरत और बल्कि है। आपने हमेशा उर्दू का मकूला सुना होगा, देर आए दुरुस्त आए। बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। अगर कंपैरेटिव प्रोडक्ट की बात की जाए तो उनके जो भी मार्केट में मॉडल अभी मौजूद हैं उनके ग्लोबल मॉडल से पीछे वेरिएंट्स हैं, जबकि होंडा का जो ये आपके पास HRV की थर्ड जनरेशन है, ये ग्लोबली अभी तक लेटेस्ट जनरेशन यही है। और अब हम इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट लुक रिव्यू है। मैं आपको बेसिकली अपना फर्स्ट इंप्रेशन बता दूंगा, ये बताऊंगा कि गाड़ी मुझे देखने में कैसी लगी है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, और डिटेल रिव्यू के लिए आपको ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा, और वो वर्डिक्ट हम आपको गाड़ी इस्तेमाल करने के बाद ही बताएंगे। गाड़ी का जो फ्रंट है वो बड़ा बल्कि है, और उसमें सबसे बड़ा जो है रोल है वो इसकी ग्रिल जो है वो प्ले करती है, जो कि गाड़ी की बॉडी कलर में है। उसके साथ ही आपको इसकी जो हेडलैम्प्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। इसमें ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स हैं, साथ उसके डायनामिक जो है रनिंग LED टर्न सिग्नल है। अगेन ये टॉप वेरिएंट के अंदर आपको डायनामिक LED मिलते हैं, दूसरे में आपको स्टैटिक LEDs मिलेंगे। इसके अलावा बम्पर के अंदर आपको जो है ना ये ब्लैक कलर के अंदर, जिसको आप पियानो ब्लैक भी कह सकते हैं, शाइनिंग ब्लैक भी कर सकते हैं, और साइड पे भी क्लाइडिंग जो चल रहे हैं वो ब्लैक कलर के अंदर है। और सबसे नीचे उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सिल्वर रंग में आपके बम्पर की गार्निश है। अगेन ये टॉप वेरिएंट के अंदर है। अगर हम गाड़ी के साइड पे आ जाए तो सबसे पहले आप गाड़ी में जो चीज़ नोट करेंगे वो इसके हाइपर ग्रे कलर के जो अलॉयज़ हैं वो नोट करेंगे, और उसके ऊपर 215 60R17 का GTR जो जनरल का एक नया ब्रांड है उनका टायर है, जो कि मेरे ख्याल है अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में इस साइज़ का टायर अभी पहले प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है कि एक लोकल इंडस्ट्री के अंदर आपको एक नया टायर साइज़ भी इंट्रोड्यूस करने को मिला है। अगेन दोनों वेरिएंट के अंदर सेम रिम साइज़ है, सेम टायर साइज़ है, बट जो रिम का कलर है वो फ़र्क है। जो बेस वेरिएंट है उसमें मेरा ख्याल है ब्लैक कलर का रिम आता है, और इसमें ये ग्रे फिनिश के साथ आता है। इसके अलावा साइड पे जो आप चीज़ गाड़ी में नोटिस करेंगे, एक तो गाड़ी की करेक्टर लाइन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन है, जो ये अगले फेंडर से लेके पीछे तक जाती है, और इसको आप रैप्ड समझ सकते हैं। पूरी गाड़ी जो है वो रैप्ड है। इसकी जो कनार्ड्स हैं, जिसको आप ग्लाइडिंग्स भी बोलते हैं, वो आपको शाइनिंग ब्लैक कलर में मिल रहे हैं। अगेन ये टॉप वेरिएंट के अंदर है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत गाड़ी को डिस्टिंक्टिव और बड़ी स्मार्ट लुक दे रहा है, जो गाड़ी की रूफ कलर है ये भी उसके साथ ब्लैक में है। अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आप टॉप वेरिएंट में भी चाहें तो आपको बॉडी कलर भी मिल सकता है, बट आजकल अगर आप देखा जाए तो ग्लोबली मैंने देखा है कि कई गाड़ियों के अंदर ये जो कम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑफरिंग है, और ये स्टिकर नहीं है, ये पेंट है। इसका रूफ और ये जो आपको ऐसा लगता है कि पूरी गाड़ी ब्लैक के अंदर रैप हुई हुई, जो कि एक अच्छी लुक दे रही है। दूसरी चीज़, अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मेरे ख्याल से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कंपैरेटिव प्रोडक्ट से काफ़ी बेहतर है। अगर आप स्पोर्टेज या टूसो से देखें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उससे हाई है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, इसलिए मैं बड़ा क्लियर आपको साथ साथ बताता रहूँ। इसके अलावा साइड के जो टर्न सिग्नल हैं वो LED हैं,
कामयाबी की ज़मानत होंडा का शार्क फिन एंटीना आपको नज़र आ रहा है छत पे। पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे जो इसका डिज़ाइन है वो बड़ा स्पोर्टी और फास्ट बैक स्टाइल डिज़ाइन है। इसके जो टर्न सिग्नल है वो नॉर्मल है, जबकि इसकी जो अगर आप ब्रेक लाइट की बात करें या पार्किंग लैंप की बात करेंगे तो लावा LED स्टाइल है और वो गाड़ी को बड़ा स्पोर्टी लुक दे रहा है। अगेन पिछले बम्पर के अंदर भी आपको जिस तरह अगले बम्पर में कम्बिनेशन नज़र आ रहा था, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर है और नीचे जो है उसको आउटलाइन किया गया है वो सिल्वर के साथ किया गया है और नीचे रिफ्लेक्टर भी मौजूद हैं। इसके अंदर पीछे अगेन क्योंकि गाड़ी की जो शेप ऐसी है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि किसी भी अच्छी गाड़ी में जिसके अंदर आपको हैचबैक या स्लांटेड वो आती है बैक, उसके पीछे वाइपर देना बड़ा ज़रूरी है विजिबिलिटी के लिहाज से ड्राइवर की, तो वो भी दिया गया है। इसके अंदर उस तरह के कोई शशके नहीं है कि आपको ऑटो बूट हो, नॉर्मल आप बटन से दबा के डिग्गी खोल सकते हैं। पीछे स्पेयर व्हील जो है वो फुल साइज़ का है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी डिग्गी की जो स्पेस है उसको बड़ा मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अगली जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट में है और अगर आपने इसमें लगेज कैरी करना है तो आप इसको जब नीचे करेंगे तो ये आपको पूरा फ्लैट बेड मिल जाएगा और आप इसमें बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं। इन पे बल्कि इनफैक्ट मैं देख रहा था 3-4 किस्म की फॉर्मेशन है। अगर आपको बहुत ही कोई लंबा कार्टन करना है तो आप अगली सीट को लिटा के उसको भी लेके जा सकते हैं। ये फ्लैट होने की वजह से आप इसके अंदर मेरा ख्याल है पूरी एक साइकिल भी रख सकते हैं। ये कोई भी सामान अगर आपने कैरी करना हो तो बड़े आराम से कैरी हो सकता है, जबकि मेरा ख्याल ये था कि फुल साइज़ जो है इसके अंदर स्पेयर व्हील दिया है उसके साथ स्पेस की कमी होगी, बट टू माय सरप्राइज स्पेस जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। सो ये गाड़ी का एक्सटीरियर है। अगर हम इंटीरियर की तरफ चलें तो अब आपको इंटीरियर में दिखाते हैं और उसकी ऑप्शंस के बारे में भी बताते हैं। सो गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री मौजूद है, इसके अलावा इसके अंदर स्मार्ट वॉक का भी ऑटो लॉक भी है। सो अगर आप गाड़ी से दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भी बंद हो जाएगी, अगर आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तब भी बंद हो जाएगी। सो ये एक अच्छा फंक्शन है मेरे ख्याल से, कीपिंग इन द माइंड सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्री। इंटीरियर की तरफ चलते हैं। एंट्री एग्जिट कोई मसला नहीं है, हेड रूम लेग रूम बहुत ज़्यादा है, मैंने फुल पीछे की हुई सीट। सो इंटीरियर ऑप्शन की अगर बात करें तो एक तो ये फुल ब्लैक जिसको कहते हैं या डार्क ग्रे कहते हैं, ये स्टैंडर्ड है दोनों के अंदर। अगर आप दोनों वेरिएंट्स के अंदर VTI और VTS के अंदर गए तो दो ऑप्शन दे दिए हैं। एक उन्होंने प्लाटिनियम ग्रे है जिसको लाइट ग्रे टाइप कहते हैं, उसमें ये आपकी जितनी ये सॉफ्ट पैडिंग लगी हुई है ये जो है इस कलर में के बजाय आपके पास वो लाइट ग्रे सा हो जाएगा। या फिर एक वो चेरी रेड कलर उसको कह रहे हैं जो टुवर्ड्स थोड़ा ऑरेंजिश टाइप है, मैंने देखा नहीं है बट उन्होंने हमें बताया था कि ये कलर्स आते हैं। अगेन वो ऑप्शनल है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि छत का कलर भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। सो इंटीरियर में जो पहली चीज़ मुझे बार बार नज़र आ रही है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है जो मुझे कह रहा है कि गाड़ी को स्टार्ट करो। ओवरऑल अगर गाड़ी के हम इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, सेंटर में ये आपके पास सॉफ्ट पैडिंग है और नीचे फिर प्लास्टिक है। एंड इन बिटवीन दैट जिस तरह बाहर गाड़ी के अंदर पियानो ब्लैक या शाइनी ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल किया गया, इसके दरवाज़ों पे इसके जो हैंडल्स हैं उनके अंदर, इस दरवाजे पे, पिछले दरवाजे पे, सेंटर कंसोल में सो एक कम्बिनेशन है जो कि पियानो ब्लैक उसके साथ एक सिल्वर लाइनिंग एंड देन ग्रे का कम्बिनेशन है। इसी तरह जो मैंने आपको बताया अगर आप दो कलर इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो जहाँ जहाँ ये सॉफ्ट पार्ट है वहाँ के अंदर वो चेरी रेड या फिर आपके पास टाइटेनियम ग्रे कलर जो है वो आप ऑप्शन ले सकते हैं। अगर हम इसको स्टार्ट कर लेते पहले सबसे पहले इसके मीटर की तरफ चलते हैं। सो इसका जो मीटर है इसके अंदर ये 4.2 इंच की जो है TFT LCD दी गई है जो कि मेरे ख्याल है अपने अगर हम मार्केट में देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी है ये। सो गाड़ी के अगर मीटर की हम बात करें तो उसके बीच में 4.2 इंच की जो है TFT LCD लगी हुई है जिसके अंदर आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। इस टाइम पे मैं अगर उसके ऊपर बैठा हूँ और मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है तो वो ग्रीन हो जाएगा, नहीं लगाई होगी तो रेड हो जाएगा। इसी तरह पिछली सीट की भी वार्निंग है, ऑक्यूपेंट्स के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी, वो आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास RPM मीटर है, यहाँ पे आपको गियर बता रहा है। इसके अंदर CVT गियर है बेसिकली जो कि 1.5 लीटर जो इसका नेचुरल एस्पिरेटेड है उसके साथ मेड किया गया है। सेंटर कंसोल में अगर आप आ जाएँ जो इसका हेड यूनिट है वो 9 इंचज़ का है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है तो इसके अंदर एंड्रॉयड हेड यूनिट है, जो नॉर्मल है उसके अंदर MP5 है। एंड्रॉयड हेड यूनिट के अंदर आपके पास वायरलेस जो कनेक्टिविटी है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे दोनों वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको इस सेंट्रल कंसोल में वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है जो कि अगेन टॉप वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास पावर आउटलेट है। इसी तरह अगर आप सेंट्रल कंसोल में आ जाएं तो टॉप वेरिएंट के अंदर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा जबकि बेस वेरिएंट के अंदर आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। AC नॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं होंडा की, जो नई जनरेशन की गाड़ियाँ तकरीबन मेरा ख्याल है अगर आप सिविक को देखेंगे नई वाली को उसमें भी ऐसी है। AC की ग्रिल यहाँ से थोड़ी सी फ़र्क है, उसके अंदर हनीकॉम ग्रिल टाइप आती है बड़ी छोटी सी और जो इसका इंपोर्टेड वेरिएंट है उसमें भी वो आती है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपलर AC की वो मिलेगी जो इसकी ग्रिल है। इसके अलावा अगर आप सेंटर कंसोल में आ जाएँ यहाँ पे इकॉनमी है, इकॉनमी का बटन है, ये डाउन हिल असिस्ट है, इसके अंदर डाउन हिल असिस्ट भी है, हिल स्टार्ट असिस्ट भी है। वो गाड़ी के जब हम डिटेल रिव्यू करेंगे आपको बताएंगे। इसके पास जो आपके पास यहाँ पे हैंड ब्रेक आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ब्रेक होल्ड का बटन है
और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील से आप अपने सारी जो है आपका हेड यूनिट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन आप यहाँ से उठा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, वॉइस कमांड भी है। एक चीज़ जो आपको राइट साइड पे नज़र आएगी वो थोड़ा आपको लगेगा खाली है खाना, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं है, बिकॉज ग्लोबली होंडा सेंसिंग के साथ ही क्रूज़ आता है, वो नॉर्मल क्रूज़ नहीं बल्कि अडेप्टिव क्रूज़ है। सो इस वेरिएंट में बेस में भी और टॉप ऑफ द लाइन में कोई क्रूज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे आप इसकी मीटर की लाइट हल्की तेज़ करने का बटन दिया गया है। एक चीज़ जो इसके अंदर एसी के अंदर एक डिफरेंट फीचर दिया गया है, अक्सर नॉर्मल गाड़ी में होता है कि आपको एसी का फुल ब्लास्ट आ रहा होता है, यहाँ से आपको धूप आ रही होती है, तो यहाँ पे इन्होंने जो इसका बेसिकली कंपार्टमेंट बनाया है इसमें 3 किस्म की ऑप्शन है। एक आप इसको बंद कर सकते हैं, एक आप इसको नॉर्मल एयर पे कर सकते हैं और तीसरा ये कर्टन एयर पे है। सो जब आप अगर गर्मी में भी जा रहे हैं, धूप में भी जा रहे हैं, तो आपको जो एसी की इफेक्टिवनेस है वो आपके साइडों पे एक कर्टन सा बना देगी, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छी खूबसूरती है। इसके अलावा आजकल गाड़ियों के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग के ऊपर बहुत जोर है। सो ये तो इसकी रीडिंग लाइट होगी। इसकी जो एम्बिएंट लाइट है वो कहीं डैशबोर्ड में या साइड दरवाज़ों पे नहीं है। जो कन्वेंशनल आपको एम्बिएंट लाइट नज़र आती थी कि आपका जो रूम है उसके अंदर हल्की सी एक वाइट लाइट जो है ये आती रहेगी। जो आपका रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, अगेन टॉप वेरिएंट के अंदर, बेस वेरिएंट में नहीं है। आपके सन वाइजर जो है वो इसके अंदर आपके पास, इसको आप थोड़ा बाहर भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये एक अच्छा फंक्शन है, बट इनके अंदर भी लाइट कोई मौजूद नहीं है। जहाँ तक रूफ़ का कलर है, ये इंटीरियर में एक ही कलर है, आपको किसी भी कम्बिनेशन में आप लेंगे तो आपको यही कलर मिलेगा। यस, अभी हम टॉप ग्रेड वेरिएंट में बैठे हैं तो इसकी जो सीट्स हैं इसमें टॉप ग्रेड आप उसको लेदराइट कह लें वो लगा होता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें फैब्रिक सीट्स होंगी, वो तमाम चीज़ें आपको भी टाइम पता लगेंगी। सीट्स के अंदर अगेन नो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, बेसिक आपके पास इसकी हाइट कंट्रोल भी है, मैनुअल आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको इसको आगे पीछे भी अगर करना है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सेंटर कंसोल की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आप एक ड्राइविंग उसकी बात करें, किसी भी क्रॉस ओवर या एसयूवी की तरह आपका जो विजन है वो काफ़ी क्लियर है, आपको एक हाइट से विजन मिल रहा है, प्लस आपकी सीटिंग पोजीशन पे आपको जो है ना बड़ी वेलकमिंग सी फीलिंग देती है। यहाँ पे भी जो पैड है सॉफ्ट है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी आर्मरेस्ट जो है आप बड़े आराम से रेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है वो गाड़ी का टेलीस्कोपिक है, ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों तरीके से आप अपनी ड्राइविंग हैबिट्स के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि छोटे कद का मालिक हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैक्सिमम बाहर निकाल के रखा जाए, आप अपने कद के मुताबिक इसको रख सकते हैं। तो इसके दोनों वेरिएंट VTI-S और VTI की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। अगर आप इससे ज़्यादा मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपको ऑन रोड प्राइस क्या मिलेगी तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पर जाएँ। इसके अलावा अगर आपने इन दोनों को कंपेरिजन भी करना है, VTI-S को और VTI को, तो उसका कंपैरिजन भी जो ऑप्शंस हैं वो आप तमाम पार्क व्हील पे देख सकते हैं। एक और चीज़, इसके अंदर 3 कैमरे भी हैं गाड़ी में, एक फ्रंट है, एक रिवर्स है, तो वो भी आपको कहता हूँ। अच्छा, से जो लाइट गाइडलाइंस है वो डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक है। इंटीरियर का कैमरा है और एक फ्रंट कैमरा है। 3 कैमरे मेरा ख्याल है होंडा के अंदर काफ़ी अरसे से आते हैं, तो होंडा की ये सिग्नेचर है। इसका जो हेड यूनिट है, इसकी कनेक्टिविटी और एफिकेसी जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे, बिकॉज ये फर्स्ट लुक रिव्यू है, तो मैं इसमें आपको फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूँ। सेफ्टी और सिक्योरिटी के जहाँ तक फीचर्स की बात है तो इसमें 4 एयर बैग हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और 2 सीट्स के साइड पे हैं। 4 एयर बैग आ गए। इसके अलावा स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें AHA एजाइल हैंडलिंग असिस्ट जो है बेसिकली फंक्शन है, वो VSC से एक स्टेप आप ऊपर है। अगर आप उसके कॉर्नरिंग पे करेंगे तो वो आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें ब्रेक ओवरराइड का एक फंक्शन है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक्सेलरेटर और ब्रेक गलती से इकट्ठे दबा देते हैं, तो ये ब्रेक को जो है प्रेफरेंस देगा ओवर एक्सेलरेटर, तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डाउन हिल असिस्ट फंक्शन है जो कि 7% इंक्लिनेशन के ऊपर काम करता है और 3 से लेके 20 तक की स्पीड आप जो भी जाएंगे उस स्पीड को मेंटेन करेगा। तो वह होता ही है कि अगर आप कभी स्टीप पे नीचे आ रहे हैं और आप एक फिक्स उस पर स्पीड कर देंगे तो वो स्पीड पे गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करके उस स्पीड को मेंटेन करेगी। जब आप उसको रेस करके 20 से ऊपर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। हिल स्टार्ट असिस्ट का जो फंक्शन है वो बड़े मजे का है। आम गाड़ियों में ये होता था कि आपने हिल पे चढ़े और आपने ब्रेक को जब हार्ड दबा दिया और आपने उसके ऊपर से पैर उठा लिया तो गाड़ी वहीं पर रुक जाती थी, लेकिन आप गाड़ी को रीस्टार्ट करते थे तो वो डीएक्टिवेट होता था। इस केस में वो डीएक्टिवेट नहीं होता, आपको उसको खुद डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि अगेन मेरा ख्याल है ये गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के और सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर एक अच्छी चीज़ है। और इसका अगर हम कंपैरिजन देखें तो पिछली जनरेशन से ये ज़्यादा जो इसका ओवरऑल जो है ना शेल जो है वो ज़्यादा पावरफुल भी है, और जितनी इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं उसमें इसकी सिक्योरिटी रेटिंग और सेफ्टी रेटिंग पहले वाली जनरेशन से बेहतर है। अब हम पीछे चलते हैं। वेज़ल की जो सेकंड जनरेशन है उसमें मुझे सबसे पहला एतराज़ ये था कि उसमें पीछे बैठने की जगह जो है ना वो बड़ी क्रैम्प्ड थी और आप बड़ा क्लस्टरफोबिक फील करते हैं। बट इसके अंदर देखते हैं कि एंट्री और एग्जिट कैसी है। बट इस केस में एंट्री एग्जिट इज़ नॉट एन इशू, प्लेंटी ऑफ हेड रूम एंड लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है। अभी ये सीट मैंने अगली फुल पीछे की हुई है और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और हेड रूम भी काफ़ी है, पिछली वाली से तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज उसकी एकदम स्लांट आता था। इसमें अगर कोई 6 फुट तक का भी बंदा होगा, अगेन मैं 12 बताता रहा तो मैं 6 फुट का नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। और पिछली सीट की कुशनिंग भी अच्छी है,
आप अगर 2 लोग बैठने हैं और सेंटर आर्मरेस्ट है, बीच में आपके पास कप होल्डर भी है, तो 2 लोग तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपने 3 भी बिठाने तो आप इसको ऊपर करेंगे, क्योंकि पीछे जो बेड है ये तकरीबन फ्लैट है, तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं। और अगर आप सेंटर में भी बैठते हैं तो आप मेरी हाइट का बंदा सेंटर में बैठ सकता है, बट लॉन्गर जर्नी के लिए नहीं, थोड़ा अनकंफर्टेबल है। शॉर्टर जर्नी के लिए समबडी हु इज़ लेस देन 5'11", 5'10" वो बैठ सकता है, 6 फुट वाला यहाँ टकराएगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल जगह पे बिठाना है उसको 6 फुट वाले को, तो अगर आप उसको यहाँ बिठाएंगे बड़े आराम से बैठ जाएगा। इसके अलावा पीछे फास्ट चार्जिंग के लिए 2 USB कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। AC के जो हैं पीछे आपको जालियाँ मिल जाती हैं, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगले AC के साथ ही, इसके अलावा कोई यूनिट नहीं है। सो ओवरऑल मेरा ख्याल है अगर गाड़ी की पहली सीट की बात करें तो 2 एडल्ट बड़े आराम से बैठ सकते हैं लॉन्गर जर्नी के लिए। शॉर्टर जर्नी पे आप इसको ऊपर करके सेंटर में भी एक जो है एडल्ट बैठ सकता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको डिग्गी में बताया था कि अगर आपने इसमें लगेज लेके जाना है तो 60-40 स्प्लिट के साथ जब आप इसको नीचे करते हैं सीट को तो बहुत फ्लैट हो जाती है। सिमिलरली अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखना है कि जो थोड़ा साइज़ में बड़ा है, कोई गमला है या ऐसी कोई चीज़ है, तो एक और चीज़ इसमें बड़े मज़े की है, मैंने भी चेक की है, आप इसकी जो पिछली सीट है इसको भी ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। सो आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इस तरह ये वाली सीट का हिस्सा भी जाके आप यहाँ पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखना है तो काफ़ी ज़्यादा उस लिहाज से प्रैक्टिकलिटी इस चीज़ में है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। सो सेफ्टी वाइज गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। सो ये था ओवरऑल एक मेरा फर्स्ट रिव्यू गाड़ी के बारे में, जो फर्स्ट इंप्रेशन था। इसके अलावा अगर आप एक्सटीरियर कलर की फॉर्मेशन, इंटीरियर कलर की फॉर्मेशन या गाड़ी की मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो लगे हुए पॉपअप बैनर के ऊपर क्लिक करके आप पार्क व्हील्स के न्यू कार पेज पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप इसके दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हराने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये एक फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू था। डिटेल रिव्यू के लिए पार्क व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब किए रखें और इंशाल्लाह ताला आपसे डिटेल रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on Park Wheels.